जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी सुनैना जी लिखती हैं कि गुरु पिता गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। कॉलेज में इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि हम दोनों एक दूसरे की कमियों को बताएंगे, लेकिन जब इन्होंने अपनी फ्रेंड की कमियों को बताया तो उसे यह बात बुरी लग गई। तब से इन्होंने किसी की भी कमियां बताना बंद कर दिया। यह लिखती हैं, मेरे गुरु पिता गुरु माँ की कृपा से मेरी कमियों को किसी न किसी रूप में दिखाकर वह महसूस कराकर उन कमियों को दूर कराया है। आज पति से महादेव की बातें चल रही थीं। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तेरी वाणी में मिठास नहीं है तो कोई तेरी बात कैसे सुनेगा। यह लिखती है कि मैं माता पिता के चरणों में सेवक के रूप में रहना चाहती हूँ और आपसे अच्छा मार्गदर्शक और क्या होगा। इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। जय महाकाल। बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें किसी की कमियां बताने का अधिकार नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब हम किसी की कमियां ढूंढने निकलते हैं तो हम बहुत ही सातिराना अंदाज को अपना लेते हैं। मतलब उसकी छोटी सी छोटी कमियों को भी निकाल के कि उसमें इतना उद्विग्न हो जाते हैं कि और इसमें क्या कमियां हैं लाओ बताएं, और क्या कमियां हैं लाओ बताएं। तो जब हम दूसरे की कमियां बताते चले ही जाते हैं तो सामने वाले को बुरा लगना उचित है और वो लगता भी है। मैंने बराबर ये कहा है कि अपनी कमियों को स्वयं ढूंढो। अगर हम मंथन करके अपनी कमियों को स्वयं ढूंढेंगे तो हम उसको अच्छे से हल कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी और ने हमारी कमियों को बताया तो हमको उसके ऊपर क्रोध भी आ सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम अपनी कमियों को खुद जानें। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि एक महाराज जी थे। उनके पास एक जोड़ा पहुंचा अपने बेटे को लेके। तो बोले, महाराज जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसको आप बोल दीजिए तो फिर ये गुड़ ना खाए। तो महाराज जी बोले, ठीक है, तुम 15 दिन बाद आना तब मैं बोलूँगा। ठीक है महाराज जी। वे व्यक्ति चले गए। फिर 15 दिन बाद वे फिर बच्चे को लेके आए। तो महाराज जी ने उससे कहा कि बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि जब आपको यही बोलना था तो इसको तो आप 15 दिन पहले जब आए थे तब बोल सकते थे। तब महाराज जी ने कहा कि मैं उस समय स्वयं गुड़ बहुत खाता था, तो जब मेरे ही अंदर वह दोष है तो मैं दूसरे को कैसे कह दूं कि तू गुड़ मत खा। लेकिन 15 दिन में हमने अपने इस दोष को कम किया, मतलब गुड़ खाना कम किया। और जब मैंने गुड़ खाना कम किया तब मैं आज इस बच्चे से यह कह सकता हूँ कि बेटा अब तुम गुड़ खाना कम करो। तो हम दूसरे की कमियों को बताने से पहले अपने अंदर की वे कमियों को समाप्त करें। जब तक हम अपने अंदर की उन कमियों को समाप्त नहीं करेंगे तो हम कभी भी दूसरों की कमियों का सही आकलन कभी भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि फिर हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, बल्कि जितने भी लोग हमारे सामने आते हैं, सिर्फ आपकी सहेली ही नहीं, और भी जितने लोग आएंगे सामने, आप उनकी कमियों को ही देखते जाएंगे। और जब आप उनकी कमियों को ही देखेंगे तो आपके अंदर वे कमियां भी बढ़ती ही चली जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों से सीखो और सीख के उससे ऊपर उन्नत करो। मतलब हम दूसरों की अच्छाइयों से सीखें कि उसने क्या मेहनत की, कैसे अपने को संवारा, कैसे उसने इस ऊंचाई को प्राप्त किया, उससे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम कमियां ही देख के सीखेंगे
तो हमारे अंदर सिर्फ कमियां ही देखना रह जाएगा और हमारे अंदर भी कमियां ही आती चली जाएंगी। इसके बाद जो आपने कहा कि आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, तो जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या भी बढ़ती ही चली जाती है और हमारे वाणी में मधुरता भी समाप्त होती चली जाती है। ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों की वाणी में एक मजबूती होती है, लेकिन उस मजबूती में भी एक यह लगता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक मजबूती के साथ अपनी वाणी को रख रहा है, अपने शब्दों को रख रहा है, तो उसका भी एक महत्व अलग ही जाता है। और एक वाणी होती है कि जो बहुत ही मधुर लगती है, लेकिन मधुर वाणी में भी जब हम अच्छे ही शब्दों की मिठास के साथ प्रयोग करेंगे तभी वह वाणी भी हमको मधुर लगेगी। नहीं तो मधुर वाणी में भी अगर हम अपने शब्दों पे सही ढंग से आकलन करके नहीं बोलेंगे तो हमारी मधुर वाणी भी हमको वह प्रेम से दूर रखेगी। इसलिए हमको सबसे पहले अपने शब्दों का सही चयन करना चाहिए। उसके पश्चात हमें देखना चाहिए कि हम किस बात के ऊपर अपने शब्दों को बोलने प्रकट करने जा रहे हैं और जिस बात के लिए हम अपने शब्दों को चयन करके प्रकट करने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी मधुरता रखनी है। अगर हम किसी बच्चे को उसकी कोई कमी के लिए डांट रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम मधुरता रखेंगे तो वह उतना उपयोगी नहीं होगा, लेकिन अगर हम एकदम कर्कश होकर भी बोलेंगे तो भी वह उपयोगी नहीं है। इसलिए हमको ही यह चयन करना पड़ता है कि कहाँ पे हम मधुरता रखें और कहाँ पे हम थोड़ा सा सख्ती मतलब वाणी में एक कठोरता भी रखनी चाहिए, जिसको हम लोग अपने परिवार में भी देखते हैं। माँ अपने बच्चे को जब पुचकारती है, दुलाती, तो उसकी वाणी में कितनी मधुरता आ जाती है। लल्ला लल्ला कह के कैसे प्यार से पुकारती है, और वही जब उसकी किसी गलती पे उसको दंड देती है तब उसकी वाणी में कैसे कर्कशपना आ जाता है, एक कठोरता आ जाती है। तो हमको अपनी वाणी का चयन परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए और यह भी कि हम अपनी कमियों को स्वयं ढूंढें, अपनी वाणी को स्वयं ही ओज बढ़ाएं। अगर हम अपनी वाणी का ओज नहीं बढ़ाते हैं तो वह किसी के ऊपर भी प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम कोई भी वाणी को, कोई भी शब्दों को बोलने से पहले थोड़ा ठहर कर शांति के साथ बोलें। कुछ लोगों की आदत देखी है, मुझ में भी पहले यही आदत थी कि किसी ने कुछ बोला तुरंत पलट के तुरंत ही उत्तर दे दिया। लेकिन जब हम तुरंत बोल देते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से गलत शब्द भी निकल जाते हैं जो सामने वाले को अच्छे ना भी लगे। इस कारण ही कहा गया है कि जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर ठहर के शांत होके तब बोलो, एकदम से मत बोलो। और जब किसी को कोई बात बोल रहे हो तो उसकी बात को अच्छे ढंग से सुनो। जब तक उसकी बात को तुम पूरी एकाग्रता के साथ नहीं सुनते हो तब तक तुम चाहे मधुर वाणी रखो, चाहे कर्कश रखो, चाहे कठोर वाणी रखो, तब तक तुम उसके किए हुए प्रश्न या उसकी कमियों के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने उसकी बात को संपूर्ण तरीके से सुना ही नहीं और हम उस प्रश्न का जवाब देने लगे। तो जब हम उस प्रश्न का जवाब देंगे तो उत्तर कभी भी सटीक नहीं जाएगा। इसी कारण से मैं कहता भी रहता हूँ कि हर चीज़ में एकाग्रता आवश्यक होती है और एकाग्रता के साथ जब शांति मिल जाती है तो वह बहुत ही लाभदायक हो जाती है। इसलिए हम अपनी एकाग्रता मजबूत रखें और जितना शांत हो सकते हैं उतना शांत हो। लेकिन शांति का यह मतलब नहीं है कि दूसरा आके हमारी शांति को भंग करे और हम शांत होके ही बैठे रहें। मेरे इष्ट भी कहते हैं
कि अगर कोई तुम्हारे सीमा क्षेत्र के अंदर आके उंगली कर रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका जवाब दो और उचित तरीके से दो। इसलिए आप हमेशा ये सोचिए, अगर आपको किसी के द्वारा आपकी शांति में एक विघ्न आ रहा है तो आप जवाब देने के लिए स्वच्छंद हैं, लेकिन अपने कर्म फलों का सही ढंग से एक निश्चय कर लें कि हम ये बोलेंगे तो हमारा इससे कर्मफल गलत नहीं होंगे। तब आप उस वाणी को बोलेंगे तो धीरे धीरे आपकी वाणी में एक ओज भी आएगा और आपको अपने अंदर एक लगेगा कि नहीं, आपको अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल है और आप अपनी बात को एक संयमित तरीके से रख रहे हैं। इसलिए जितना शांति होगी उतनी ही हमारी वाणी भी मीठी होती है और उतना ही हमारी वाणी में एक तेज आता है। लेकिन ऐसी भी वाणी मत रखो कि लार तो टपका रहे हो एकदम शहद की, ऐसे कि सुनने वाला मार मिठास में घुला जा रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण गलत है। अगर दृष्टिकोण गलत है तो फिर हमारा जो उससे कर्मफल होगा वह भी गलत ही होगा, वह भी हमको नीचे की ही तरफ ले जाएगा। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले बहुत अच्छे से सोच के और शांति के साथ ही कहना चाहिए। जिसको कहा भी गया है कि एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। इसी जवान से को हम तलवार की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और इसी जवान से हम रसगुल्ले जैसी मिठास भी घोल सकते हैं। इसलिए मिठास घोलो, तलवार लेके हर समय मत चलो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली।